ચલો તો હવે જનરલી બધાના ક્વેશ્ચન એવા છે કે છેલ્લા એક વર્ષથી માર્કેટ આખું શું કહેવાય કે સાઇડવેઝ જેવું છે ને આપણા જે પોર્ટફોલિયોના જે સ્ટોક હોય એ પોર્ટફોલિયોના સ્ટોક રિટર્ન નથી આવતા, બરોબર છે. તો એના કારણે શું થઈ રહ્યું છે કે ભાઈ આપણે બધા હોલ્ડ કરીને બેઠા છીએ. હવે સિમ્પલ એક વસ્તુ તમે અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરો કે જ્યારે તમે એફડી કરી હોય તો એફડીની અંદર તમે શું વિચારો છો કે ભાઈ એક વર્ષ સુધી તમારા પૈસા ત્યાંની અંદર બ્લોક રહેવાના છે. તો એક વર્ષ સુધી તમારા 7% કે 8%ના રિટર્ન માટે આપણે આખું એક વર્ષ બ્લોક કરીએ છીએ. એવી જ રીતે અત્યાર સુધી નિફ્ટીની અંદર શું થયું તમને એ બતાવવા માંગુ છું કે નિફ્ટીની અંદર શું થયું. એ આ નિફ્ટીનો એક ચાર્ટ છે. નિફ્ટીએ છેલ્લા 5 વર્ષમાં કેટલું રિટર્ન આપ્યું. તો કોવિડના ક્રાઇસિસ પછી આપણે અહીંયાથી ગણી રહ્યા છે તો નિફ્ટી અહીંયાથી ઓલરેડી 170% ગ્રોથ થઈ ગઈ છે. જે નિફ્ટી દર વર્ષે 5 થી 7% અથવા 9% જેવો ગ્રોથ હાલતો હતો એણે છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર 100%થી વધારેનું અહીંયા તમને રિટર્ન આપી દીધું છે. એટલે ઓલરેડી નિફ્ટી એની જે પોટેન્શિયલ લેવલ હતું એના કરતાં પણ વધારે લેવલનું એણે અહીંયા ગ્રોથ આપી દીધો છે. હવે તમે સમજો કે છેલ્લા એક વર્ષથી જે સ્ટોક તમારા નથી વધતા એ સ્ટોકે ઓલરેડી કેટલું રિટર્ન આપેલું છે. તો એ સ્ટોક બી ઘણા ઘણા જે સ્ટોક છે મેં જોયેલા છે 10-10 ગણા થઈ ગયા છે. 200 રૂપિયા વાળો સ્ટોક 2000 રૂપિયા થઈ ગયો છે. તો એક વર્ષ ના વધે તો એમાં એટલો કોઈ ઇસ્યુ થવાનો નથી. હા, આપણી ગલતી શું છે કે આપણે ખોટા ટાઈમે અથવા ઊંચા ભાવે લઈ લીધો છે. તો હવે આપણી જોડે શું ઓપ્શન છે કે આપણી જોડે ઓપ્શનમાં હોલ્ડ કર્યા સિવાય આપણી જોડે કોઈ ઓપ્શન છે નહીં. ખ્યાલ આવે છે વસ્તુ. એટલે હવે તમે સમજો વસ્તુ કે હવે આપણે અહીંયા શું કરી શકીએ છીએ. થોડું આપણે હિન્દી ઇંગ્લિશ હિન્દી ગુજરાતી મિક્સ કરીએ તો શું છે કે કોઈ બીજા જે હિન્દી સમજમાં આવતું હોય તો એના માટે ઇઝી થઈ જાય. તો હવે અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે અને શું કેમ આવું થયું છે તો એના માટે હવે તમને એક सिंपल डेटा, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल डेटा यहाँ पे निकाला है. ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है. मनी कंट्रोल के अंदर ये यहाँ पे देखो FII और DII ट्रेडिंग एक्टिविटी दिख रही है मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है. स्क्रीन दिख रही है तो मुझे चैट बॉक्स के अंदर एक मैसेज करो तो उसके अंदर मैं आगे जा रहा हूँ. तौफिक मैसेज करो, स्क्रीन दिख रही है. યસ રીતેશભાઈ આપણા ત્યાંથી યસ થોડો ન્યુસન્સ આવતું હતું પેલો પંખાનો કે હવાનો કે એટલે મેં म्यूट કર્યા આપને. ठीक है. तो अ, यहाँ पे आप देख सकते हो तो मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया है सितंबर 2024 से लेके दिसंबर 2025. ठीक है. तो अभी आप यहाँ पे देखो सितंबर से लेके दिसंबर के, तो सितंबर के महीने के अंदर जो FII ने जो काम किया है कैश के अंदर, यानी जो हम इक्विटी के अंदर जो काम करते हैं वो, तो कैश के अंदर सितंबर 2024 ने सितंबर के अंदर यहाँ पे 12,600 करोड़ का बाइंग किया है. पर अक्टूबर में क्या किया, अक्टूबर में 1,14,000 करोड़ का सेलिंग किया. नवंबर में 45,000 करोड़ का सेलिंग किया. दिसंबर के अंदर 16,000 करोड़ का सेलिंग किया. जनवरी के अंदर 87,000 करोड़ का सेलिंग किया. फरवरी के अंदर 58,000 करोड़ का सेलिंग किया. तो कंटिन्यूसली यहाँ पे उसने 3.5 लाख करोड़ का सेलिंग किया है. तो 3.5 लाख करोड़ का जो जो पैसा था वो मार्केट से निकल चुका है. अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि जो FII होता है वो ऊपर वाले भाव के ऊपर बाय करता है. हमारा स्टॉक जब बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, क्योंकि बढ़े हुए प्राइस के अंदर कौन बाय करता है, FII बाय करता है. और डाउन मार्केट के अंदर कौन बाय करता है, DII बाय करता है. तो यहाँ पे FII जो ऊपर वाले लेवल के ऊपर जो बाय कर रहा है जो बंदा, वो ड्रास्टिकली अपना पैसा निकाल रहा है. अभी समझ लो मार्केट के अंदर से 3.5 लाख करोड़ रुपए निकल गए. तो जब तक ये पैसा आएगा नहीं आपका स्टॉक बढ़ने वाला नहीं है. क्योंकि आपका स्टॉक कब बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले प्राइस के ऊपर कोई बाय करने वाला बंदा चाहिए. अभी वही बंदा मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है. अब उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे मार्च के अंदर 2,000 करोड़ की बाइंग आई, यहाँ पे 2,700 करोड़ की बाइंग आई, यहाँ पे 11,000 करोड़ की बाइंग आई, यहाँ पे 7,000 करोड़ की बाइंग आई. अब जितनी जितनी यहाँ पे बाइंग नहीं हुई थी उससे डबल तो यहाँ पे उसने सेलिंग कर दी वापस. समझ में आ रहा है. अगस्त मंथ के अंदर क्या हुआ,
वापस से 46,000 की यहाँ पे सेलिंग कर दी, यहाँ पे 35,000 की वापस से सेलिंग कर दी। अक्टूबर में क्या हुआ, वापस से 2346 की सेलिंग कर दी। नवंबर में क्या हुआ, अब आज भी इस महीने भी 17,500 करोड़ की इसने क्या कर दी, सेलिंग कर दी। तो जब आप इसका टोटल कैलकुलेशन मारोगे तो एफआईआई ने 4.5 लाख करोड़ से ऊपर की यहाँ पे सेलिंग कर दी है। जो बंदा आपका यहाँ पे ऊपर के प्राइस के ऊपर लेने वाला है, वो बंदा अपना पैसा निकाल के जा रहा है। जब तक ये पैसा अपने मार्केट के अंदर वापस नहीं आएगा, तब तक ये मार्केट अभी इस तरीके से ही चलेगा। समझ में आ रहा है? हमको यहाँ पे क्या रोल करना है, हमारा यहाँ पे क्या करना है, तो हमको ऐसे पोटेंशियल स्टॉक सिलेक्ट करने हैं जो फंडामेंटली काम अच्छा करता हो, जिसका फंडामेंटली ग्रोथ अच्छा हो, जो कंटिन्यूसली क्वार्टर दर क्वार्टर उसका प्रॉफिट अच्छा बन रहा हो। तो ऐसे स्टॉक के अंदर अगर हम काम करेंगे तो हमारा पैसा सेफ रहेगा और हमें प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि देखो, मार्केट को चलाता है भी एफआईआई है और गिराता भी एफआईआई है। जो बड़ा पैसा जिसके पास है वही मार्केट को चलाता है। अभी बड़ा पैसा वाला लोग निकल रहा है। सॉरी, पानी पिलाने, पानी तो मैंने कहा घर में लेता हूँ। तो मार्केट के अंदर जो भी लोग पैसा, यहाँ से बड़े लोग जो पैसा निकाल रहे हैं, तो वो निकालने की वजह से हमारा मार्केट साइडवेज हो गया है। अभी आप मेरे को कोई भी स्टॉक बताओ, अभी वो स्टॉक का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि भाई इस स्टॉक के अंदर क्या हुआ। अब इस स्टॉक के अंदर एफआईआई डीआई, यहाँ पे देखो ड्रास्टिकली सब लोग यहाँ पे पैसा निकाल ही रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, हमने लगाया है 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। अभी आप 2 लाख रुपया पकड़ो और यहाँ पे 4.5 लाख करोड़ पकड़ो। रविंद्र भाई, कोई कंपटीशन था या नहीं अंदर? रविंद्र जी, हाँ बोलो सर। इसके अंदर कोई कंपटीशन हो सकती है क्या? हमारा 5 लाख रुपया है और वो 5 लाख करोड़ लेके निकल गए हाँ कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं आएगा। हैं। है, तो अपने से यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। अभी क्या है, अभी हमारा रोल यही है कि हमको अच्छे फंडामेंटल टेक्निकल सारे लेवल से अच्छे स्टॉक फाइंड करने हैं और उसके अंदर हमको होल्ड करने हैं, करके बैठना है। क्योंकि अभी पहले जैसा मार्केट नहीं है, क्योंकि जो बड़ा पैसा वाला था बंदा वो निकल रहा है अभी। तो यहाँ पे हम, हमारा जो पैसा अभी आज से 1 साल पैसे जो पहले जो बन रहा था कि हमने आज आज एक शेयर लिया, 200 शेयर लिए और तीसरे दिन हमको यहाँ पे 5,000 मिल गया, 7,000 मिल गया, 10,000 मिल गया, वो वाला सिनारियो अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो खरीदने वाला बंदा था वही मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आप बेचोगे किसको? वो प्राइस कौन ऊपर लेके जाएगा? तो यहाँ पे ऊपर ले जाने वाला कोई बंदा अवेलेबल है ही नहीं। हमको यहाँ पे क्या करना है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसके अंदर काम करना है। उसके अंदर टेक्निकली हमको यहाँ पे जो भी एंट्री मिल रही है उसके अंदर एंट्री लेनी है। और यहाँ पे अभी हमको इंट्राडे वाली और स्विंग ट्रेडिंग वाली जो हमारी जो पोजीशन बन रही है उससे ज्यादा हमको थोड़ा पोजिशनल बेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हम पोजिशनल बेस के ऊपर काम करेंगे तभी हम यहाँ पे मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिखाऊं जो हमारा सेटअप लगा हुआ है, तो यहाँ पे सारी स्क्रीनें अभी लाल कलर की ही दिख रही है। ठीक है, तो अभी मार्केट में लाल कलर की है, यानी मतलब क्या हो गया, सब लोग यहाँ से हमारा वो पैसा निकाल के सब लोग जा रहे हैं। हमको यहाँ पे क्या करना है, जो स्टॉक इंडिविजुअली अच्छा काम कर रहा है, जो स्टॉक फंडामेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे स्टॉक के अंदर हमको काम करना है। जो जैसे मैंने हमारे एक ग्रुप के अंदर दिया था कि मैंने दिया था श्री राम पिस्टन, श्री पिस्टन करके दिया था। तो श्री पिस्टन आप देख लो यहाँ पे। तो श्री पिस्टन का अगर आप चार्ट देख रहे हो तो ये चार्ट देखो, 2,700 रुपये के आसपास करीबन मैंने दिया था। ये नीचे भी गया, पर आज क्या हुआ, आज एक ही दिन के अंदर वो सीधा आज यहाँ पे आ गया, 2,814 के अंदर ऊपर यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे देखो, आप टेक्निकल भी देख सकते हो और ये स्टॉक फंडामेंटल भी मजबूत है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि श्रीराम पिस्टन भी फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है, आप यहाँ पे भी इसको बाय कर सकते हो। पर यहाँ पे आपको होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए।
अगर आप ऐसा मान रहे हो कि मैंने लिया और 15 दिन 10 दिन के अंदर मेरा प्रॉफिट बन जाए, तो ये नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी जो एफआईआई है वो अपना पैसा निकाल रही है। तो जब तक इसका पैसा वापस नहीं आएगा, हमको होल्ड करना पड़ेगा, और जो स्टॉक फंडामेंटली मजबूत है वही स्टॉक के अंदर काम करना पड़ेगा। बरोबर है। अब कोई बोल रहा है कि भाई पारादीप है तो पारादीप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये पारादीप का सेटअप यहाँ पे देखते हैं कि भाई पारादीप ने क्या किया। तो पारादीप के अंदर हमने जो सजेस्ट किया था पारादीप को, पारादीप जब चल रहा था 70-80 रुपीज, तब हमने सजेस्ट किया था। ठीक है। तो ये देखो पारादीप, पारादीप 70-80 रुपीज के सजेशन के बाद यहाँ पे क्या आ गया पारादीप का। अब यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ से 95 से भी देखो तो यहाँ पे 145 टका का रिटर्न मिला है। अब यहाँ पे टेक्निकली बेस के ऊपर पारादीप भी क्या होगा, पारादीप यहाँ पे उसने अपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, अपनी 5 मूविंग एवरेज के नीचे है, अपनी 34 मूविंग एवरेज के नीचे, सारी मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। तो अगर इसने ये वाला लेवल भी तोड़ दिया 150 वाला, तो यहाँ से और ये नीचे जा सकता है। ठीक है। अभी देखो मार्केट के अंदर अभी ऐसा माहौल है कि अभी या तो हम होल्ड करें या फिर यहाँ पे निकल जाए। अगर अच्छा स्टॉक मिलेगा तो हम इसका लॉस दूसरे अच्छे स्टॉक में रिकवर कर सकते हैं, और दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि देखो सार जो मार्केट को चलाने वाला है वो यहाँ से निकल रहा है। यहाँ पे अगर ये पीरियड आप देखो तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बना है, डबल टॉप वाला पैटर्न बना है। तो डबल टॉप का यहाँ पे, यहाँ उसने यहाँ पे वो टारगेट भी दे दिया है। यहाँ पे ऊपर वाले आने की कोशिश की, पर यहाँ पे ये नीचे आ गया है। जो भी हमारे प्रीवियसली स्टूडेंट है उसको मैंने सिखाया है, कभी 34 मूविंग एवरेज अगर कभी भी तोड़ दे तो उस स्टॉक के अंदर कभी भी होल्ड नहीं करना। तो यहाँ पे 207 रुपए के बाद यहाँ से ये स्टॉक यहाँ पे निकल गया है, पर ये स्टॉक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है। अगर आप लॉन्ग टर्म की अवधि से इसको होल्ड करना सोच रहे हैं तो आप होल्ड कर सकते हो, पर अगर आप रोज इसको देख के आपको दिल दुख रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट उस तरीके का है ही नहीं कि आपको 15 दिन के अंदर आपको रिटर्न दे दे। बहुत कम ऐसे स्टॉक है जो अभी ऐसे इस तरीके से काम कर रहे हैं। हमको यहाँ पे एक चीज ये करना है कि पैसा नहीं बनेगा तो चलेगा, पर हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। उस माइंडसेट से हमको काम करना चाहिए। अगर वो माइंडसेट नहीं है तो मत करो, क्योंकि मार्केट अभी समझ लो शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडर के लिए नहीं है। हमको जो इन्वेस्टमेंट की अवधि रखनी है वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने इतना रिटर्न भी दे दिया है। और यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया, ये डेटा मैंने इसी के लिए आपके लिए निकाल के रखा है कि 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा यहाँ पे ऑलरेडी निकल चुका है। तो हम, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या चीज़ है, हमारे हाथ में एक चीज़ है जो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, उसको उसके अंदर काम करना है। हम फंडामेंटली अच्छा स्टॉक फाइंड करके उसके अंदर काम कर सकते हैं। अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली हमको नहीं समझ में आ रहा तो मत करो। यानी आपको ऐसा स्टॉक के अंदर काम करना है जिसका बिजनेस आपको समझ में आ रहा हो। जैसे बैंक के अंदर काम करो, तो जैसे बैंक का बिजनेस क्या है, कि बैंक का बिजनेस है लोन लेना, तो इंटरेस्ट वाला बिजनेस, तो वो काम करो। कोई ऑटो सेक्टर की कंपनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो उसका बिजनेस क्या है, गाड़ियां बेचना, तो वो बिजनेस समझ में आ रहा है तो वो उसके ऊपर काम करो। जो बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, जो कंपनी नई है, जिसको अपन कोई दिमाग में नहीं उतरता, तो उसके अंदर काम हमको नहीं करना है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी है ना। अभी ये रितेश भाई ने दिया साइंट लिमिटेड डीएलएम। ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टॉक देखो, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लो। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक दूसरा कैलकुलेशन, जो स्टॉक हमारी 200 मूविंग एवरेज के नीचे है उसको हमको देखना ही नहीं है। तो ये स्टॉक ने क्या कर दिया है, यहाँ पे 34 के तो नीचे ऑलरेडी चल रहा है, पर यहाँ से इसने 200 के नीचे कंटिन्यूसली चल रहा है। अब यहाँ से देखो, जिसने ये 200 वाला फॉर्मूला अगर यूज किया होगा, तो ये फॉर्मूले से, 200 वाले फॉर्मूले से यहाँ से ड्रास्टिकली ये बोल रहा है कि भाई निकल जा निकल जा निकल जा। 2-3 बार यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास किया, पर ये यहाँ से ऊपर सस्टेन नहीं कर दिया। हमारा जो फॉर्मूला है, हम जो सेटअप यूज करते हैं, तो हमारा इस सेटअप के हिसाब से क्या है, जो स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे है उसको हमको देखना ही नहीं है। तो ये पहला क्राइटेरिया है। जब तक आपको ये समझ में ही नहीं आएगा,
आप इमोशनली प्ले करते जाओगे, आप इमोशनली इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि आपका लॉस दिख रहा है। और हमने हमने जब से समझना सीखा है, तब हमने ये नहीं सीखा सीखा कि हमको लॉस भी लेना पड़ेगा। वो हमने कभी नहीं सीखा कि हमको कभी कभी लॉस भी लेना पड़ता है। बिजनेस के अंदर भी हम लॉस लेते हैं, पर हम प्रैक्टिकली जब लॉस लेना पड़ता है तो हम नहीं लेते। वो दिमाग में बैठाना बहुत ज़रूरी है कि हर बिजनेस के अंदर लॉस होता है। पर वो लॉस हम क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा, लॉस हमारा कम होगा। तो हम ऑलरेडी सब मिला के प्रॉफिट में रहेंगे। अब यहाँ से मेरा कोई भी स्टूडेंट देखेगा तो ये कभी भी ये स्टॉक को बाय नहीं करेगा, साइन, क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। तो सबसे पहले ये मेरे रडार में आ ही नहीं रहा। आप सिंपल सा टूल यूज करो, आप 200 मूविंग एवरेज यूज करो और 34 मूविंग एवरेज यूज करो। ये दोनों मूविंग एवरेज यूज करो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये दो मूविंग एवरेज ही लगा के दी है। तो ये दोनों मूविंग एवरेज के अगर ऊपर आपको जिस दिन क्रॉस ओवर करके मिले, उस दिन आप बाय करो। जब दोनों के नीचे चल रहा हो तो वहां पे खड़े ही नहीं रहना है। अभी आज देखो, आज ये शेयर मस्त चल रहा है 2 दिन से, ठीक है। तब ये स्टॉक का देखो, ये दोनों मूविंग एवरेज ही देखो, दूसरे तो कुछ नहीं देखना आपको। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, इस कैंडल के अंदर दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर आया। अभी वापस से ऊपर जाके यहाँ पे हमने हमारे यहाँ पे मूविंग एवरेज के सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये स्टॉक है वो 34 के ऊपर आज आज क्लोज दिया है। तो अगर आपने यहाँ पे ये स्टॉप लॉस बनाया होता कि अगर मेरे को यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनानी है और इस कैंडल का लो जो है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो आप यहाँ से इस तरीके से काम करो कि ये आपका परचेस प्राइस हो गया ये, ठीक है, और ये आपका हो गया टारगेट। पकड़ के चलो, समझ में आ रहा है? तो ये आपका टारगेट हो गया। तो मान लो कि ये आपने यहाँ पे बना दिया, तो इतना लॉस है और इतना आपका टारगेट है। स्टॉप लॉस क्या बनाया हमने? हमारा 200 मूविंग एवरेज का हमने हमारा स्टॉप लॉस बना दिया। जिस दिन ये हमारी 200 मूविंग एवरेज के नीचे बन देगा, मैं निकल जाऊंगा। मैंने एंट्री क्यों लिया? क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है और 34 मूविंग एवरेज के ऊपर आज क्लोज दिया। इस हिसाब से तो यहाँ पे मेरी एंट्री बनी, ये मेरा स्टॉप लॉस बन गया और ये मेरा 3 गुना टारगेट बन गया। सर खत्म। 30 रुपए का स्टॉप लॉस है और 124 125 रुपए का मेरा टारगेट है। तो मान लो 4 गुना जो स्टॉप लॉस है उससे 4 गुना मैं यहाँ पे अपना टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ। सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो आपको अपना दिमाग इसके अंदर लाना पड़ेगा। आप ऐसा समझोगे कि कोई मुझे एडवाइस देगा तो मैं उसके अंदर काम कर लूंगा, मेरा पैसा बन जाएगा। देखो वो बनेगा भी खरा, वो भी होगा, पर कॉन्फिडेंस आपका नहीं होगा। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप अपना क्या हुआ, ज्यादा कैपिटल नहीं लगा पाओगे। किसी और के कंधे पे बंदूक रख के नहीं फोड़ी जाती, समझ लो। अभी किसी ने पूछा बिरला सॉफ्ट, बरोबर से, तो मैं यहाँ पे बिरला सॉफ्ट यहाँ पे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बिरला सॉफ्ट के अंदर देखो, तो बिरला सॉफ्ट क्या हुआ, ये आज तक ये आज तक अभी ये यहाँ से नीचे चल रहा था, पर कल परसों यहाँ पे उसने हमारी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया। तो अभी देखो उसने पहले डाउन कब दिया था, तो वहां पे हमको क्या करना था? किसी को पूछना ही नहीं है यार, किसी को नहीं पूछना। जिस दिन उसने 200 मूविंग एवरेज के नीचे बंद दिया, हम निकल गए। वापस से ऊपर आया, हम एंटर हो गए। वापस से नीचे आया, मैं निकल गया। वापस से ऊपर आया, मैं एंटर हो गया। वापस से नीचे आया, मैं निकल गया। उसके बाद देखो कहाँ पे आपको एंट्री दी, नहीं दी। ये दिस इज योर लास्ट रेजिस्टेंस। 644 के बाद ये ऊपर आया ही नहीं है ना भूपेंद्र भाई? ये देख लो, मैं उसी के लिए बोलता हूँ कि आप हमेशा इस तरीके से अंदर काम करो। अगर ये नहीं काम करोगे तो नहीं समझ में आएगा। आपको थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा, अगर नहीं सीखा तो नहीं समझ में आएगा, है ना। एचसीसी हमने ही दिया है, पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर फंडामेंटल स्टॉक है, आपको यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, क्योंकि हम कोई भी ट्रेड देते हैं तो उसके साथ में हम हमारा स्टॉप लॉस भी साथ में देते हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है, ये 200 के नीचे ही चल रहा है, ठीक है। अब जब तक ये 200 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं नई बाइंग नहीं बनाऊंगा। अगर मेरा यहाँ पे व्यू है, मेरी पोजीशन यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ ये फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। और अच्छी कंपनी है तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि हमने हमारे पास अगर कोई और कोई स्टॉक पड़ा है और हमको यहाँ पे एक एवरेज करने को मिल रहा है, तो हमको यहाँ पे एवरेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए।
तो मेरा मानना ये है कि मैं यहाँ पे एवरेज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मेरे पास स्टॉक पड़ा है तो पड़े रहने दो। मैं एवरेज इसके लिए नहीं करूंगा कि अगर मेरे पास कोई अच्छा स्टॉक आता है तो मैं ये अच्छे स्टॉक के अंदर मैं प्रॉफिट जनरेट करूंगा, और जो मेरा लॉस हो रहा है वो लॉस मैं वहां से निकाल लूंगा। जैसे मेरे पास अभी श्रीराम पिस्टन के अंदर सेटअप अच्छा बन रहा है, तो मैं श्रीराम पिस्टन के अंदर मैं काम करूंगा, उसके अंदर प्रॉफिट बनाऊंगा। मेरा 10,000 प्रॉफिट बना तो मैं एचसीसी के अंदर मेरा जो लॉस है 50,000, तो मैं 10,000 वाला, 10,000 का जितना लॉस हो रहा है उतने स्टॉक निकाल दूंगा मैं सीधा सिंपल। तो मेरा कैपिटल वहां से निकल जाएगा। ये सारी साइकोलॉजी आपको सेट करनी पड़ेगी। तो साइकोलॉजी सेट करने के लिए आपको प्रॉपरली इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसके अलावा आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? एचसीसी देखा, ठीक है, जियो फाइनेंस देख रहे हैं अपन। भूपेंद्र भाई, जो एडवाइस भी हमने दिए होगा तो उसके अंदर स्टॉप लॉस भी दिया होगा। देखो, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर आपको वहां पे निकल जाना चाहिए। अगर आप नहीं निकल रहे तो हमारा वो इमोशंस हो गया। स्टॉक मार्केट में एक चीज याद रखो, 10 रुपए कमाए, 5 रुपए गए, तो ये मेंटालिटी रखनी कि 5 रुपए जा रहे तो निकाल दो। तो हम ऑल ओवर 5 रुपए प्रॉफिट में है। और मैंने बोला पिछले 1.5 साल से ये क्या हो रहा है, ये आप समझ के रखो कि एफआईआई जो अपना पैसा निकाल रहा है उस वजह से ये मार्केट का सिनारियो है। स्टॉक सारे हमारे अच्छे हैं, सारे स्टॉक फंडामेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब अच्छा चल रहा है। पर अभी जो मार्केट को ऊपर ले जाने वाला बंदा है वही पैसा निकाल रहा है, तो हमारे पास अभी होल्ड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज कि मार्केट ने 5 साल में डबल से ज्यादा का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी मार्केट इतना रिटर्न 5 साल में नहीं देता है। तो ऑलरेडी वो रिटर्न दिया है, तो हमको 1-2 साल होल्ड करने को भी मिल सकता है। मैं जो ये ट्रम्प का टैरिफ वाला निकल जाएगा, रशिया की अच्छी खासी न्यूज आ जाएगी, है ना? तो वो सब कंडीशन के हिसाब से हमारा मार्केट कभी भी बूम हो सकता है। एफआईआई का पैसा जो पॉजिटिव न्यूज आ गया ट्रम्प के साइड से, तो एफआईआई अपना पैसा वापस लाएगी। जो तो वैसा जब वापस आएगा तो ये मार्केट जैसे गिरा है उस तरीके से वो मार्केट खड़ा भी हो जाएगा। पर वहां पे हमको क्या सीखना है? वहां पे हमको ये सीखना है कि हम क्या करना है। जब प्रॉफिट में आएंगे और हमको लग रहा है कि एफआईआई अपना पैसा डाल रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर खड़ा रहना है। तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट आया, 5,000 मिला, 10,000 मिला, फिर निकल गए। फिर देखा यार ये स्टॉक तो कितना ऊपर चला गया। जब पार्टियां पैसा डाल रही है तो क्यों निकलना है हमको? समझ में आ रहा है? जब प्रॉफिट मिल रहा है, हमको कोई टेक्निकल पैरामीटर कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं दे रहा, तो हमको निकलना ही नहीं है। ये चीज आपको माइंड में रख के चलना है। अभी किसी को कोई स्टॉक के अलावा किसी को कोई भी साइकोलॉजिकल कोई भी समझना है, पूछना है, तो आप अनम्यूट होके मेरे से बात कर सकते हो, तो मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। बाकी जब आप कोई भी स्टॉक देखोगे, देखो तो आपको यही लगेगा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, यूं। क्योंकि सर आप जियो फाइनेंस में क्या कर सकते हैं? हम्म जियो फाइनेंस होल्ड कर या बेच सकते हैं इस बारे में? लॉन्ग लॉन्ग टर्म है जियो फाइनेंस। देखो, मैं आपको यही बस समझाना चाहता हूँ कि आप मेरे को पूछने से अच्छा आप अपना एनालिसिस खुद करो। अब जियो फाइनेंस हम्म। यहाँ पे देखो सबसे बेस्ट पोजीशन के ऊपर मिल रहा है। अगर ये अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, अब यहाँ पे क्या है, अगर आप इस प्राइस के ऊपर खरीदते हो 302 रुपए के ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस क्या है? सिर्फ 300 रुपए, ₹2.5 का लॉस लेना है आपको। अगर ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे बंद दे दिया, हम निकल जाएंगे। लॉस यहाँ पे हमारा कम है, प्रॉफिट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो अच्छा मिलेगा। सिंपल सा फंडा है। आप खुद अपना दिमाग इसके अंदर ऐड करो तो ही आप ज्यादा कॉन्फिडेंस से काम कर पाओगे। मेरा मानना यही है। देखो अभी देखो, अभी जीबी कैम मैंने अभी देखा, मेरे को 2 दिन से अच्छा लग रहा है। तो अभी देखो ये अच्छा खासा रिपोर्ट यहाँ पे मस्त चल रहा है। जेबी केमिकल सुपर वाला रिजल्ट यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ जिसने भी इतना रिस्क लेके काम किया होगा तो उसका तो पैसा यहाँ पे बन रहा होगा। कोफोर्ज अपन ने कल दिया था, तो कोफोर्ज का देखो, कोफोर्ज क्या चल रहा है। तो वही चीज कोफोर्ज में देखो, कोफोर्ज यहाँ पे 200 के ऊपर है, यहाँ पे 34 के ऊपर है। तो जिसने भी यहाँ से लिया है तो उसका भले ऊपर नीचे हुआ है। मार्केट की साइकोलॉजी समझो, मार्केट बना ही ऊपर नीचे होने के लिए है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लेने के बाद नीचे नहीं जाना चाहिए, तो वो आप नहीं कर सकते।
एक चीज हमेशा याद रखो, अब मार्केट हमको चलाता है, हम मार्केट को नहीं चलाते, है ना। तो हमको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। रितेश भाई, ओके नहीं हो? कहाँ गए रितेश भाई? यस, हूँ मैं। है ना। मार्केट हमको चलाता है, हम मार्केट को नहीं चलाते। हमको मार्केट के हिसाब सही से बात है। चलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यार जो होना है हो जाए, मैं तो यही करूंगा। अल्लाह भाई, तारा दी है ना, कोई फर्क नहीं पड़वानो। 4 लाख करोड़ जता रहा तार કેટલો ફરક પડે છે આપણને અત્યારે હાલ? એ વાત સાચી. સમજ્યા વસ્તુ? એટલે તમે વસ્તુ સમજો, તમે સિમ્પલ વસ્તુ છે કે જે માર્કેટમાં ફોલો કરશો તો પૈસા મળશે। मार्केट અત્યારે કહે છે કે નેગેટિવ છે, અત્યારે नहीं जवा જેવું तो नहीं जवाનું पैसा। अपन अपने को क्या होता है कि हमारा पैसा डिमेट में पड़ा हुआ हमको अच्छा नहीं लग रहा। अरे 50,000 पड़े, 1 लाख रुपया पड़े, कुछ ले लूं कुछ ले लूं, फिर वो लेने के बाद फंस गए। अब क्या करूं? अरे भाई, मार्केट लाल लाल चल रहा है तो तू क्यों घुस रहा है उसके अंदर? पैसा फंसाने के लिए क्यों जा रहा है? मार्केट अभी ना बोल रहा है तो मत जा, है ना। जब ट्रेड मिलेगा, जब मार्केट पॉजिटिव होगा, जब मेरे को ग्रीन सिग्नल मिलेगा, तब मैं एंट्री लूंगा। हाँ, पर डिमेट में 1 लाख रुपया पड़ रहा है तो मेरे को कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। अरे मत कर भाई, ये चीजें नहीं करनी है, ये साइकोलॉजी डेवलप करनी है। अभी आप मेरे सारे ग्रुप में देख लो, मेरे मैसेज कम हो गए, क्यों? अरे मैसेज दूंगा फंस जाओगे, फिर पैसा ब्लॉक हो गया, फिर दूसरा शेयर लेने तब ट्रेड मिलेगा, अच्छा सौदा मिलेगा, तब ट्रेड लेने के लिए पैसा नहीं होगा। क्यों करना है ऐसा यार, है ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पैसा पड़ा है तो क्या करना है, तो गोल्ड ले लो, फिर जब ट्रेडिंग करना होगा तो गोल्ड बेच देना। पर ये लगना नहीं चाहिए कि पैसा पड़ा है तो कुछ लू 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 लू, ये चीजें मत करो। एक चीज याद रखो, मार्केट को अपनी वाइफ की तरह समझो। रितेश भाई, कब हाँ. का मूड बिगड़ जाए तो कोई नक्की नहीं कर सकता। सही बात है. है ना। वाइफ का मूड कब चेंज हो जाएगा वो आपके हाथ में नहीं है। उसको फॉलो करोगे सही. तो सुखी रहोगे। अगर उसके सामने लड़ने जाओगे तो आप सबको पता है क्या होने वाला है। पूरा हफ्ता बिगड़ेगा. तो ये सारी चीजें हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो बताओ मेरे को। ये इज्मो पूछा है तो ये इज्मो, ये ऐसी स्क्रिप्ट मत पढ़ो जिसके अंदर बायर सेलर सर्किट पढ़ रही हो, तो ऐसी मत पढ़ो। मैंने बोला ना भूपेंद्र भाई, एक चीज समझो, जिसका बिजनेस समझ में आता है उसके अंदर काम करो, जिसका बिजनेस समझ में नहीं आता तो उसके अंदर मत पढ़ो, है ना। केमिकल का बिजनेस है तो केमिकल, अभी देखो केमिकल कंपनियां बैटरी बनेगी ये ईवी के हिसाब से, तो केमिकल वाला बिजनेस जो भी है, जो भी बैटरी के लायक केमिकल बन रही है तो वो वाली कंपनी के अंदर काम करो। केमिकल बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला, तो वो उसके अंदर काम करो, बिजनेस का समझने का प्रयास करो, है ना। देखो, आप यूट्यूब देखोगे, मेरे को दिक्कत नहीं है, यूट्यूब से इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज नहीं मिलता, है ना। वरना सब लोग यूट्यूब से डॉक्टर नहीं बन जाते हैं, पथरी का ऑपरेशन सब लोग यूट्यूब से देख ले कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन डिफरेंट ठीक है, नॉलेज डिफरेंट थिंग है ना। समंदर में जाना है तो कोई गाइड हाथ पकड़ के अपने को ले जाना वाला चाहिए, तो अगर डूबेंगे तो साला वो अपने को बचा लेगा, कभी भी मरेंगे तो नहीं। तो वो सब चीजें चाहिए, है ना, कि यूट्यूब पे वीडियो देख के हम समंदर में तैरने के लिए नहीं जा सकते। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। नहीं समझ में आता मत करो, कुछ मत करो, है ना। लॉन्ग टर्म के लिए पेड़ लेके बैठ जाओ, पैसा अच्छा बनेगा। देखो देखो, कोई ऐसा बोल रहा हो कि मैंने ये करके पैसा बना दिया, वो करके पैसा बना दिया, उससे जाके ये पूछो कि तू 5 ट्रेडर के नाम बता जो ट्रेडिंग करके पैसा बनाया है। कोई नहीं, किसी को याद नहीं है। और आप ऐसा पूछो 5 इन्वेस्टर का नाम बताओ, सबसे पहले आएगा वॉरेन बफेट, राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया, राधा किशन दमानी, रमेश दमानी। आपके पास नाम है कि जो इन्वेस्टमेंट करके जो लोग बड़े आदमी बने हैं। तो ये साइकोलॉजी डेवलप करो। अगर सबसे बड़ा यहाँ पे हमको क्या सीखना है, हमने ये सबसे मार्केट का गंदा सिचुएशन निकाल दिया ना, तो हम किसी भी मार्केट में हमको हम पैसा बना सकते हैं। ये मार्केट में हमने सस्टेन कर दिया तो हम कोई सा भी मार्केट हो हमारा पैसा बनेगा। सबसे बड़ा रोल हमारा क्या है, ये मार्केट को हमको हैंडल करना है, तो ये समझना है। मैंने इसी के लिए बोला कि मार्केट को अपनी वाइफ समझो, उसको समझना पड़ेगा,
तो हमारे पास ट्रिक्स आएगी, तो हम क्या करेंगे तो हम उसको समझा सकेंगे, है ना? એટલે ક્યાં ખબર પડશે કે નાક દબાઈશું તો મોં ખુલશે, સિમ્પલ વસ્તુ છે. એ ટ્રિક્સ આપણને આવડી જશે ને તો આપણે કામ કરી જઈશું. જેમ વાઈફને સમજતા 2 અઢી 3 વર્ષ લાગે ને, આમ તો ના જ સમજીએ કે ક્યારે, પણ 2 3 અઢી વર્ષમાં આપણે એને હેન્ડલ કરતા એને આપણને આવડી જાય કે ભાઈ આવું કરીશું તો આવું થશે, આવું કરીશું તો આવું થશે. સેમ આને બી તમારે એટલો ટાઈમ આપવો પડશે. જો એ નહીં આપો તો અઘરું થઈ જશે. એટલે મચ મોર માર્કેટની સામે લડવા સિવાય એની જોડે એને સમજવાનો, એને સરેન્ડર થવાનો પ્રયત્ન કરશો ને તો તમે વધારે काम કરી શકશો. એટલે मेरा मानना ये है ना. एक लेडी सिंगम भी है हमारे यहाँ ग्रुप में, तो अभी 2 3 है. हाँ, नीता बेन है क्या? नीता बेन क्या बोल रहे हो? नीता बेन તમારો અનુભવ શેર કરો આપ, અનમ્યુટ થઈ. નીતા બેન, અવાજ નહીં આવતો તમારો. હા આવ્યો. આવ્યો આવ્યો. તમારો અનુભવ શેર કરો. કેટલા ટાઈમથી જોડાયેલો છો અને શું તમને લાગે છે અમારી સાથે? ના, બહુ બધું નોલેજ મળી ગયું છે આમ. માર્કેટ પ્રત્યેનો આપણો જે દેખવાનો જે છે ને નજરિયો હમ, એ બદલાઈ ગયો છે. બરોબર છે. હા, શું જે હું જાણતી જ નથી કે આવું આવું હોય એ બધું મને જાણવા મળ્યું છે. કેટલા ટાઈમથી છો તમે? 6 7 મહિના તો આરામ થઈ ગયા, આરામથી થયા હશે. હા, તો આપણને એવું જ લાગે છે આપણને કશું આવડતું જ નહીં. હા, એ તો છે. હજુ મને એવું જ લાગે કે મને કશું નહીં આવડતું. હજુ મને એવું લાગે છે કે હજુ મારે ઘણું બધું જાણવાનું બાકી છે. હમ. અને નીતાબેનની એજ બી તમને કદાચ ના કહો તો વધારે છે હો. બાકી કેટલા 45 50 ખરા નીતાબેન? હા, હા. 48. હા, જો 48 વર્ષની ઉંમરે બી એ શીખવા આવ્યા ને, એની બીજી વસ્તુ છે ક્યુરિયોસિટી એમની છે કે ભાઈ ના મારે શીખવું છે એમ. રેગ્યુલર એમને જે હોમવર્ક આપ્યું હોય તો અત્યારે હાલ ભલે ઝૂમ મિટિંગમાં જ આપણે એનું હોમવર્ક મારું ચાલુ જ છે ને, દર 15 મિનિટે એમને એક હોમવર્ક આપ્યું છે તો એ દર 15 મિનિટે એમનો મેસેજ જે હોમવર્કનો છે એ આવી જ જાય છે એમ. એટલે તમે ડિસિપ્લિનથી કામ કરશો, તમે સિસ્ટમથી કામ કરશો સાહેબ, બહુ મજા આવશે. અને ધીસ ઇઝ ધ રાઈટ ટાઈમ ફોર લર્નિંગ. કારણ કે માર્કેટ સૌથી ખરાબ પરિસ્થિતિમાં તમે જે શીખશો ને એવું તમને કોઈ નહીં શીખવાડે. તમે સમજો કે અત્યારે તમારા જેટલા બી મિત્રો હશે ને એ કદાચ જો નીકળી ગયા હશો ને તો એનું કારણ શું હશે? કાં તો એણે એક ધારી તેજી જોઈ હશે, કાં તો એક ધારી મંદી જોઈ હશે. હવે એક ધારી તેજી ને એક ધારી મંદી જેણે જોઈ છે ને એ આ માર્કેટમાં સર્વાઈવ જ નહીં કરી શકે. ખ્યાલ આવે વસ્તુ? એટલે એ માણસો ટકશે જ નહીં, એ લોકો નીકળી જશે. હવે જે સૌથી ખરાબ માર્કેટની અંદર જીવી શકે છે તો એ સારા માર્કેટમાં તો એ શું કરી શકે? મોજ જ મોજ કરી શકે. તમે સમજો ધીસ ઇઝ ધ આ સિસ્ટમ તમારે સમજવી પડશે. તમે સમજો જ્યાં સુધી તમે સિસ્ટમ નહીં સમજો, મગજમાં નહીં ઉતારો, દિમાગમાં નહીં ઉતરો, નહીં ખબર પડે. એવું નહીં કહેતો કે મારી જોડે જ તમે કનેક્ટ થાઓ. તમે દુનિયાના કોઈ પણ વ્યક્તિ જોડે કનેક્ટ થાઓ, પણ શીખો. જે તમને પ્રોપર શીખવાડતો હોય, જે તમારું માઇન્ડ સેટ ક્રિએટ કરતો હોય, જે તમારી જોડે દરિયામાં જોડે આવતો હોય, એ બધા વ્યક્તિઓ તમને ગાઈડ કરી શકે. બરોબર છે? એટલે આ બધી વસ્તુ બહુ જરૂરી છે. બાકી કોઈને કંઈ કામ હોય, કંઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો. બોલો, કોઈને કોઈ હલો. પૂછવું ભાઈ? બોલો. સાહેબ આપણે હા બોલો હલો. નમસ્તે. હલો, બોલો બોલો. હા, ભાવનગરથી નુરાની બોલું છું. હા અવાજ બોલો આવે છે બોલો. સાહેબ? હા હા, આવે છે બોલો. હલો. હા, અવાજ આવે છે સાહેબ, બોલો. મારો પ્રશ્ન એ હતો કે આ રીતના જે આપણે સ્ટોકનું જોયું હમ. એ રીતના આપણે આઈપીઓમાં, હા, જે રીતના સ્ટોકનું જોયું સર એ રીતના આઈપીઓમાં કેવી રીતના આપણે ખુલે અથવા તો કેવી રીતના એને હોલ્ડ કરવું કે પછી વેચી દેવો તરત આઈપીઓ કે કેવી રીતના સર એમાં કંઈ આપણને નોલેજ મળી શકે? જો આઈપીઓ ની તમે જે વાત કરી રહ્યા છો ને, બહુ સરસ ક્વેશ્ચન તમે કર્યો. જે લોકો બી આઈપીઓ ભરતા હોય, પણ જો સિમ્પલ વસ્તુ તમે સમજો. અ, તમે ધારો કે કોઈ બી ચાર્ટ આપણે જોઈએ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ હાલ જે બી કેમ જોઉં છું.
અવાજ આવે છે? બધાને સ્ક્રીન દેખાય છે? નેટ બહુ ડિસ્કનેક્ટ થાય છે. હલો. જો તો કોઈ કનેક્ટ કરો તો ભાઈ, આવે છે અવાજ? ઓડિયો આવે છે ભાઈ? હા, અવાજ આવે છે આપનો સાહેબ. ઓકે ઓકે ઓકે. હવે નુરાની ભાઈ, આમાં કેવું છે તમે સમજો. ધારો કે આ મેં જેબી કેમિકલનો એક ચાર્ટ કર્યો છે. હવે સિમ્પલ વસ્તુ સમજો કે હવે આ સ્ટોકની અંદર મેં જે હમણાં હાલ 200 મૂવિંગ એવરેજ વાળો સિનારીઓ સમજાયો, બરોબર છે? તો હવે આ 200 મૂવિંગ એવરેજનો સિનારીઓ અહીંથી ઉપર જાય તો બાય કરવાનું, નીચે આવે તો સેલ કરવાનું, સિમ્પલ વસ્તુ મેં સમજાઈ. તો તમારી જોડે અહીંયા ડેટા છે, જે પ્રીવિયસ ડેટા જોઈને તમને સિગ્નલ બાય અથવા સેલનું તમને સિગ્નલ મળી શકે છે. જ્યારે કોઈ પણ કંપનીઓ આઈપીઓ લાવતી હોય છે તો તમારી જોડે સૌથી પહેલાં મોટી વસ્તુ એ છે કે તમારી જોડે એનો ડેટા નથી હોતો. બીજી વસ્તુ કે આપણી માનસિકતા એવી હોય છે કે ભાઈ આઈપીઓ આવતો હોય એટલે કંપનીના પૈસાની જરૂર હોય છે. તો એ ટોટલ વસ્તુ ખોટી છે. કંપનીને પૈસાની જરૂર હોય કે ના હોય, કંપની જ્યારે આઈપીઓ લાવતી હોય તો એને એના વેલ્યુએશન માટે આવતી હોય છે, એના સ્ટેટસ માટે આવતી હોય છે, બરોબર છે? એનું વેલ્યુએશન વધારતો આવતો હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે કોઈ બી એક આઈપીઓ લીધો હોય 15,000 રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને, અને એ આઈપીઓ ડબલ ખુલી ગયો, તો નોરાની ભાઈ સાંભળો છો ને? હા, સાંભળું છું. તો તમે કોઈ આઈપીઓ 15,000નો લીધો હોય અને એ આઈપીઓ ડબલ ખુલ્યો, તો તમારો જે આઈપીઓ હતો એ કેટલાનો થઈ ગયો? 30,000 રૂપિયાનો થઈ ગયો. તમને 100% જી નફો મળી જી ગયો, જી. બરોબર છે? પણ તમે એ જુઓ કે કંપનીનો પોર્ટફોલિયો કેવો થઈ ગયો. કંપની ફોર એક્ઝામ્પલ 50,000 કરોડની હતી, તો એ કંપની રાતોરાત 1,00,000 કરોડની થઈ ગઈ. તો ફાયદો તમારો વધારે થયો હમ. કે કંપનીનો વધારે થયો? કંપનીનો. તમારી જોડે તો 15,000ના જ શેર છે, તમારી જોડે તો 0.0000% શેર છે, પેલાની જોડે તો 75% શેર છે. તો આઈપીઓ તમે આવ્યો કોના માટે? તમારા માટે આવ્યો, કંપની માટે આવ્યો? હે? આઈપીઓ કોના માટે આવ્યો? તમારા માટે આવ્યો, કંપની માટે આવ્યો? કંપની માટે. સિમ્પલ. તમે જે આઈપીઓ ભરી રહ્યા છો, આપણને એવું લાગે છે કે આઈપીઓમાં કંપનીને પૈસાની જરૂર છે. કંપનીને પૈસાની જરૂર હોત તો કચ્છી પટેલનો પકડો કે કોઈ વાણિયાને પકડો કે કોઈ બીજા પટેલ કે કોઈ બી સમાજના, દરેક સમાજના કોઈ બી વ્યક્તિ જોડે 500 કરોડ વાળી પાર્ટી તમારા સિટીમાં હશે જ. ભાવનગર તો ડાયમંડનું હબ, ચલો 500 કરોડની પાર્ટીઓ તમને ચાર મોઢે નામ યાદ હશે ભાવનગરના તો, બરોબર કે નહીં? તો એ 500 કરોડ એની જોડેથી ના લઈ લે? જી જી. હે? એ 500 કરોડ એની જોડેથી ના લઈ લે? હું કામ આટલા બધા લોકોને આઈપીઓ કરીને હમ હમ. ભાગીદાર બનાવડાવે? બરાબર છે. ખ્યાલ આવે છે વસ્તુ? એટલે કહેવાનો મતલબ, તમે જે બી આઈપીઓ કરતા હો તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે એની વેલ્યુએશન જોવી પડે, એનો ડેટા, એનો પ્રોફિટ લોસ, એના બિઝનેસ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે. એકચ્યુઅલ જે રીઝન લખે છે કે ભાઈ એને પૈસાની શેના માટે જરૂર છે, એ રીઝન તમારે જાણવું પડે, બરોબર છે? ઘણા બધા બ્રોકર્સ છે, ઘણી બધી વેબસાઇટ છે, પોતાના આઈપીઓની વિશે એ લોકો માહિતી આપતા હોય છે કે આઈપીઓ ભરાય કે ના ભરાય. જનરલી હું કોઈને ક્યારેય સજેસ્ટ નથી કરતો કે ભાઈ આઈપીઓ તમે કરો કે ના કરો એમ. ફોર મી આઈપીઓનો ડેટા નથી હોતો તો હું આઈપીઓ નથી ભરતો. મને ચાર્ટ ઉપર ડેટા મળે તો હું આઈપીઓ ઉપર કામ કરું. મને ચાર્ટ ઉપર ડેટા નથી મળતો તો હું નથી કરતો. સિમ્પલ. કારણ કે ભૂતકાળમાં એનો ભાવ કેવો વધઘટ થયો તો એ મને ખબર જ નથી. હમ. અને તમે જો બરાબર. ભરતા હોય તો જ્યારે ખુલે ત્યારે નીકળી જ જવાનું, નફો હોય નુકસાન હોય, કોઈ મગજમારી નહીં. બરાબર છે. તમે સમજ્યા વસ્તુ? હમ હમ હમ. તમે સમજો, કોઈ પણ શેર, હા. એક મસ્ત વાત તમને સમજાવું. કોઈ પણ શેર તમે ઇન્વેસ્ટ કરો છો, કોઈ પણ શેરમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરો છો, તો એ શેરને તમે સમજો તમારો જમાઈ લેવાનો છે. કોઈ પણ શેર લેવો છે અથવા કોઈ પણ આઈપીઓ ભરવો છે તો તમારા એ જમાઈ બનવાનો કેન્ડિડેટ છે. તો જમાઈ બનવાનો સૌથી મોટો ક્રાઇટેરિયા શું હોય ખબર છે? કે એનું હમ બેકગ્રાઉન્ડ, એનું ભૂતકાળ
સારું હોવું જોઈએ. 65% ઓછો હશે તો આપણે આપણા પૈસાથી એને ધંધો સેટ કરી દઈશું. પણ ભૂતકાળમાં જો વ્યક્તિ કેરેક્ટર લેસ હશે તો તમે એને જમાઈ તરીકે એક્સેપ્ટ કરશો? બરાબર. ખ્યાલ આવે છે નુરાનીભાઈ? પડી ખબર? હા, સમજાય ગયું સર. તમે વસ્તુ સમજો, ભૂતકાળ બહુ હા, ખ્યાલ અગત્યનું. આવી ગયો. કોઈ પણ કંપનીનું ભૂતકાળ બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે. આપણે આ ચાર્ટ એનાલિસિસ કરીએ છીએ શેના ઉપર કરીએ છીએ? ભૂતકાળના ડેટા ઉપર તો કામ કરી રહ્યા છે. જ્યારે આઈપીઓ આવે છે ત્યારે આપણી જોડે ભૂતકાળનો ડેટા જ નથી હોતો. એણે જે આપણને ચોપડા ચિતરીને આપ્યા આપણે એ ચોપડા માની. બરાબર છે સર. ખ્યાલ આવે છે વસ્તુ? જે ચોપડા એણે આપણને ચિતરીને આપ્યા એ ચોપડા આપણે માની લીધા. જી. પેટીએમમાં જોવો શું થયું, કારવાલેમાં શું થયું એ જુઓ. હમ, 2200 રૂપિયા જેનો આઈપીઓ લાગ્યો હશે પેટીએમ નો, હાલ બિચારાને કેટલું દુઃખ થયું છે? કેટલા વર્ષ થયા વિચારો? હમ. અત્યાર લગી એનો આઈપીઓ નો ભાવ નહીં આવ્યો. બોલો શું કેવું કહો? જે વ્યક્તિએ અહીંયાથી લીધો હશે આઈપીઓ, 2200 રૂપિયાની સમથિંગ આઈપીઓ હતો, હમ. તો લોમાં. હવે જે વ્યક્તિ, મેં એવું કીધું, ખુલતાની અંગાત જ દીકરી જે નહીં ગયો હોય, 2021 થી પકડીને હમ. બેઠો. બરાબર. જસ્ટ ઇમેજિન કરો. હમ. હમ. આપણા માટે ફોર એક્ઝામ્પલ 15,000 કશું નહીં હોય, પણ કોકે આજુબાજુમાંથી ઉછીના પાછીના કરીને 15,000 ભરીને એ લાલચે આવ્યો હોય કે મને 2-5 હજાર 10,000 મળી જાય. એને તો હમ. ઉછીના આપવાના યાર, ઉપરથી આ લોસ બેર કરવાનો. હમ. તો જેનો ડેટા નથી ને એમાં હું જનરલી નહીં અંદર એન્ટર થતો. વિધાઉટ ડેટા નો. બરાબર. ડેટા જોઈએ. ક્લિયર નુરાનીભાઈ? હવે હા સર. અહીંયા બી જો, અહીંયા મેં 200 મૂવિંગ એવરેજ ને 34 મૂવિંગ એવરેજ આપી. અહીંયાથી ઉપર આવ્યો, અહીંયાથી બાય કરી 758 થી 1300 રૂપિયા છે. ઇવન અહીંયા બી જો, અહીંયાથી ઉપર આવ્યો, અહીંયાથી બી હમ. 528 થી ઉપર જ ચાલે છે. સિમ્પલ. આપણે અમુક વખતે ખોટા ટાઈમે ખોટી જગ્યાએ ખોટી એન્ટ્રી લઈ લઈએ અને પછી એવું લાગે કે મારો શેર નહીં ચાલતો. હમ. તમારું ટાઈમિંગ પ્રોપર નથી, તમે રાઈટ ટાઈમે એન્ટ્રી નથી લીધી. આ બધી વસ્તુઓ આની અંદર કામ કરતી હોય છે. ઠીક છે? બાકી કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો જણાવો, ને આવી રીતે આપણે વીકમાં 1-2 મીટિંગો કરતા રહીશું. બરોબર છે? તો આજનું વિડીયો આટલા સુધી રાખીએ આપણે. ઓકે નુરાનીભાઈ, રીતેશભાઈ, ક્લિયર? ઓકે. ઓકે. થેન્ક યુ સાહેબ. બાકી નેક્સ્ટ વીક માટે જે બી પ્રશ્નો હોય એ તૈયાર કરી રાખજો. નેક્સ્ટ વીકે આપણે એવા ડિસ્કશન કરીશું. જનરલ જો સ્ટોક સ્પેસિફાય કરવા છતાં તમે કંઈક શીખવાની અપેક્ષા રાખશો તો મને ઓર મજા આવશે. મારે શું છે, તમારું નોલેજ વધારવું છે, તો ઓર મજા આવશે. સ્ટોક તો હું તમને આપીશ કે લઈ લો, વેચી દો, વાર્તા પૂરી. સન્ડે જોઈએ, સન્ડે મેળ પડે તો સન્ડે જોઈ લઈશું. બરોબર? ચાલો, ઓકે, મળીએ તો પછી.